हेलो, वेलकम बैक दोस्तों इंसान अपने फीलिंग के कारण ही अलग होते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स जब जेलसी, लालच, गुस्से में बदलती है तब हम इंसानियत को भूल के एक दूसरे के साथ सिर्फ झगड़ा करते हैं। ऐसी आज की मूवी है इक्विलिब्रियम, जो 2002 में रिलीज हुई थी। कर्ट विमर द्वारा लिखित और डायरेक्टेड इस मूवी में लीड रोल में क्रिस्टियन बेल, एमिली वॉटसन, टाई डिग्स, सिनबीन जैसे बड़े बड़े एक्टर हैं। मूवी में जहाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड लीडर्स साइंटिस्ट द्वारा एक ऐसा सीरम बनाते हैं जिससे इंसानों के इमोशंस को मार दिया जाता है। इसीलिए अट्रैक्शन, प्यार, दुख, दर्द, खुशी ऐसी कोई भी फीलिंग इंसानों के पास नहीं है। जॉन क्रिस्टीनिया ने क्रिस्टियन बेल एक एनफोर्समेंट ऑफिसर रहता है जो एक दिन अपना ये सीरम जो दवाई है वो लेना भूल जाता है। इसके कारण उसमें इमोशंस डेवलप होते हैं एंड उसे धीरे धीरे इस सोसाइटी का डार्क सीक्रेट पता लग जाता है। दोस्तों क्रिस्टियन बेल ने इस मूवी के लिए एडवांस मार्शल आर्ट्स, गनफू, जुजुत्सु की ट्रेनिंग भी ली थी और मूवी में वन ऑफ बेस्ट फाइटिंग सीन आपको देखने मिलेंगे। मूवी का साल है 2077, जहाँ पे तीसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो गई है। वर्ल्ड लीडर्स के अनुसार अगर चौथा महायुद्ध हुआ तो ह्यूमन रेस इससे बच नहीं पाएगी। लीडर्स को लगता है कि इस सारी मुसीबत का जड़ इंसानों की फीलिंग्स है। दो देशों के बीच में रेस चल रही है, किसी को पावरफुल बनना है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, लालच है। इसी के कारण वे लोग डिसाइड करते हैं कि एक ऐसा सीरम बनाया जाता है जिससे इंसानों की फीलिंग्स ही मर जाते हैं। प्रोजियम ये वो सीरम रहता है और इसे इक्विलिब्रियम नाम की कंपनी बना दी थी। हम लिब्रा ये जगह देखते हैं जहाँ पे टेट्राक्रैम्पटन काउंसिल के डिक्टेटरशिप में ये जगह पे चल रही थी। इस काउंसिल को फादर नाम का इंसान चला रहा था। पूरे शहर में इसके वीडियो चलते थे और वो अपने जो ओपिनियन या प्रोपोगंडा है वो पूरे पब्लिक को बताता था कि हम एक बेटर सोसाइटी बना रहे हैं ह्यूमन इमोशंस को सप्रेस करके। लिब्रा के लोगों को जबरदस्ती ये सीरम लेना पड़ता था जिसके कारण उन्हें कुछ भी फील नहीं होता। एक नम माइंड के साथ सब लोग अपना बस काम कर रहे थे। पूरी जगह पे म्यूजिक, आर्ट, डांस, टीवी देखना, इंटरनेट, प्यार करना या फिजिकल रिलेशन, ये सारी चीजें इलीगल मानी जाती थी क्योंकि इन सब से इंसानों के इमोशंस प्रेरित होते हैं। हम देखते हैं जॉन क्रिस्टन को, वो क्लेरिक्स नाम के एक बड़े से पोस्ट पे एनफोर्समेंट ऑफिसर था। इसके टीम को मार्शल आर्ट्स, गन कटा यानी गनफू, ये सब कुछ सिखाया जाता था। एंड प्रेस्टन इनका दी मोस्ट टॉप ऑफिसर रहता है क्योंकि उसे कोई भी अगर झूठ बोल रहा है अपने बस इंट्यूशन से ही पता लगता था। इसका काम था शहर में ऐसे लोगों को ढूंढना और मार डालना जो ऐसे इलीगल चीजें कर रहे हैं, जैसे टीवी या फिर म्यूजिक देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। एक दिन पुलिस के लोग एक बिल्डिंग पे हमला करते हैं जहाँ पे कई सारे इलीगल लोग रह रहे थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहे थे। काफी ज्यादा फायरिंग होती है जिसमें पुलिस मारे जाते हैं। फाइनली यहाँ पे क्रिस्टियन को बुलाया जाता है और दोस्तों उसकी एंट्री इतनी खतरनाक थी कि सीधा एक दरवाजा तोड़ देता है और अंधेरे रूम में जाके 2 सेकंड में सारे लोगों को मार डालता है। ये देख के पुलिस के बचे हुए लोग भी चौंक जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पूरे खंडर में एक जगह पे मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग रखी हुई थी जो क्रिस्टिन जलाने के लिए कहता है। उसके पार्टनर एरोल को वहाँ उस खंडर में एक किताब मिलती है जिसे डिस्ट्रॉय करने की बजाय वो अपने पास रखता है, ये बोल के कि एज अ प्रूफ उसे सबमिट करना जरूरी है। कार में एरोल काफी खोया खोया रहता है, इसलिए क्रिस्टिन को उसको शक आता है। ऑफिस जाने के बाद थोड़ी देर में क्रिस्टिन रिकॉर्ड चेक करता है कि कोई बुक एज अ प्रूफ सबमिट की है या नहीं, तो वहाँ पे उसे कोई भी बुक का रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो क्रिस्टिन समझ जाता है कि एरोल अपनी मेडिसिन नहीं ले रहा है और अब वो इमोशंस में बहते जा रहा है। वो सीधे उसके जगह पे रेड मारता है, नोटिस करता है कि वो वही बुक पढ़ रहा है और उसे एंजॉय कर रहा है। ये देख के क्रिस्टिन उसे वार्न करता है कि इस बुक को तुम सबमिट करो या फिर मैं तुम्हें सीधा शूट कर दूंगा। तो एरोल कहता है कि इस इमोशंस को फील करने के लिए वो मरना भी पसंद करेगा, उसे इमोशन लेस दुनिया नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्रिस्टिन बिना हिचकिचाए उसके सर पे शूट कर देता है। क्रिस्टिन जब उस रात घर आता है तब हम उसकी फैमिली को देखते हैं जिसमें एक बेटा और छोटी बेटी रहती है। दोस्तों यहाँ पे फैमिली में कोई भी बॉन्डिंग नहीं थी। जॉन का बेटा छोटा होने के बावजूद अपने पिता से काफी इमोशनलेस एंड रूडली बात करता था। जॉन की पत्नी कुछ वक्त पहले ही पुलिस द्वारा मारी गई थी क्योंकि उसने जानबूझ के अपनी दवाइयां मिस की थी, लेकिन सही वक्त पे पुलिस आ जाता है और इसे पकड़ के लेके जाते हैं और 2 दिन बाद ही जलते हुए आग में डाल देते हैं। इस हादसे के बावजूद जॉन पे कोई असर नहीं पड़ता। अगले दिन क्रिस्टिन जब फ्रेश हो रहा था तब गलती से सीरम की बोतल टूट जाती है और वो अपना डोज मिस कर देता है। आगे ऑफिस में उसे अपने पार्टनर को मारा है ये देखते हुए वाइस काउंसलर ड्यूपॉन्ट उसे बुला के अप्रिसिएशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे क्रिस्टिन चीजों को फील करने लगता है। अगले दिन वापस वो कश्मकश में था कि सीरम ले या ना ले, लेकिन वो डिसाइड करता है कि नहीं लेगा और बाथरूम में वो अपनी सारी सीरम की बोतल्स छुपाने लगता है। क्रिस्टिन को एक नया पार्टनर दिया जाता है जो जॉन की तरह ही शार्प था। उन दोनों को अगली केस मिलती है जहाँ पे मेरी ओब्रायन नाम की औरत के घर पे रेड पड़ती है।
हैं। जॉन मैरी को मारने के लिए जब उसके नजदीक जाता है तब उसकी खुशबू से वो आकर्षित हो जाता है, इसीलिए उसे मारने के बजाय इंट्रोगेशन के लिए जेल में डालने का फैसला करता है। ब्रायन को इस फैसले से काफी शक आने लगता है इस पे। मैरी के घर में हम देखते हैं उसका एक सीक्रेट रूम था। उसे जलाने से पहले वो ये सारी चीजें चेक कर रहा था, तभी पता चलता है कि मैरी दरअसल एरॉन की ही गर्लफ्रेंड थी। उस रूम में कई सारी चीजें थी जिनमें प्रिस्टिन खो जाता है और वो मैरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसी घर में उसे कुछ चीजें मिलती हैं जिसके थ्रू उसे जार्गन के बारे में पता चलता है। जार्गन ये अंडरग्राउंड ग्रुप का लीडर था। अंडरग्राउंड में एक रेजिस्टेंस का ग्रुप रहता था जो गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहा था, लेकिन वे लोग कभी भी पकड़े नहीं गए थे। वो अंडरग्राउंड जाने का फैसला करता है। अंडरग्राउंड जाने के बाद वो जार्गन से मिलता है, लेकिन अंडरग्राउंड का एक रूल रहता है, कोई भी बाहर का इंसान आने से पहले वे लोग उनकी सेंस टेस्ट लेते थे, जिसमें पता लग जाता है कि सामने वाला फील कर रहा है या नहीं। यहाँ पे प्रिस्टिन को मैरी के बारे में पूछा जाता है। मैरी का नाम सुनते ही प्रिस्टिन के दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगती है, जिससे इन्हें पता लग जाता है कि इसे मैरी से प्यार हुआ है, यानी ये फील कर पा रहा है। इसी के कारण वे लोग प्रिस्टिन को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं एंड गवर्नमेंट की सारी हकीकत बताते हैं कि कैसे ये गवर्नमेंट लोगों को जीने नहीं दे रही है। जार्गन का अगला प्लान रहता है कि वो इक्विलिब्रियम को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कारण सीरम का प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा और उसके बाद फादर को मार डालना है। फादर को मारने के लिए वो प्रिस्टिन को कन्विंस करता है, लेकिन प्रिस्टिन श्योर नहीं था कि वो फादर को मारना चाहता भी है या नहीं, लेकिन अगर मैरी को बचाना है तो फादर को मारना जरूरी था, इसीलिए वो रेडी होता है। अगले दिन प्रिस्टिन को ब्रायन के साथ एक और असाइनमेंट मिली जहाँ पे अंडरग्राउंड के कुछ लोग पकड़े गए थे और उन्हें मारना था। ब्रायन को तो ऑलरेडी इस पे शक था, इसलिए जानबूझ के वो प्रिस्टिन को बंदूक देता है ताकि वो इन लोगों को मारे, लेकिन काफी सोचने के बाद प्रिस्टिन उन्हें मार नहीं पाता और बंदूक वापस दे देता है। अगली असाइनमेंट रहती है जहाँ पे उनको कुछ पपीज रहते हैं, उनको मारना था, लेकिन इसी बीच में एक पपी प्रिस्टिन के पैरों तले आता है और वो उसे उठाता है। उसे काफी प्यारा लगता है, लेकिन प्रिस्टिन उसे मारने नहीं देता, ये कह के कि इसकी टेस्ट करवानी है, इसे लैब भेजना पड़ेगा और वो उसे अपने गाड़ी में रखता है। उसी रात प्रिस्टिन पपी को छोड़ने के लिए सेम स्पॉट पे आता है, लेकिन यहाँ पे पुलिस आके उसे रंगे हाथ पकड़ती है कि इसके कार में एक पपी था, यानी ये इमोशंस फील कर रहा है, तो यहाँ पुलिस उसे मार डालने वाली थी, लेकिन लिटरली इन 15 लोगों की टीम को ये चुटकी में ही मार डालता है। दोस्तों गन फाइट जो इस मूवी में दिखाई गई है ना, वो काफी मजेदार है देखने के लिए। अगले दिन पुलिस के मरने की न्यूज आती है एंड ब्रायन को इस पे शक होने लगता है और वो ये सारी बातें डिपॉन को रिपोर्ट करता है। इसी के कारण प्रिस्टिन को समन किया जाता है, तो वहाँ पे प्रिस्टिन एक्सक्यूज देता है। अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस का जो ग्रुप है वो उनका विश्वास जीतना चाहता है और वो ड्यूपॉन को प्रॉमिस करता है कि वो इस ग्रुप को जल्द ही खत्म कर देने वाला है। प्रिस्टिन वापस अंडरग्राउंड जाता है एंड जार्गन से मिलकर पूरा प्लान डिस्कस करता है कि कैसे क्या चीजें करनी है। लेकिन दोस्तों उसी दिन मैरी जो लड़की थी उसे सजा के तौर पे जिंदा जलाया जाता है प्रिस्टिन के सामने। ये देख के प्रिस्टिन रास्ते पे ही जोरों जोरों से रोने लगता है और इस ब्रेकडाउन के बाद फाइनली ब्रायन उसे अरेस्ट करवाता है क्योंकि वो इमोशंस फील कर रहा है और वो ड्यूपॉन को बताता है कि जो भी पुलिस की टीम मारी गई थी उन्हें प्रिस्टिन ने ही मारा है। ड्यूपॉन क्राइम रिपोर्ट चेक करता है, जिस गन से पुलिस की टीम को मारा था वो दरअसल प्रिस्टिन की नहीं ब्रायन की ही गन थी। यहाँ पे प्रिस्टिन ने ऑलरेडी गन की अदला बदली की थी जब अंडरग्राउंड के लोगों को मारने के लिए ब्रायन ने जब उसको गन दी थी और वो उसी की गन से उन सारे पुलिस को मार देता है, जिसके कारण पूरा ब्लेम ब्रायन पे आ जाता है और उसे वहाँ पे अरेस्ट किया जाता है गद्दार के रूप में। लेकिन यहाँ पे प्रिस्टिन के ऊपर भी शक था, इसीलिए पुलिस उसके घर पे रेड मारती है इलीगल चीज ढूंढने के लिए। प्रिस्टिन काफी डर जाता है और भागते हुए अपने घर पे आता है ताकि उन्हें आईने के पीछे सीरम्स की बोतल न मिले, लेकिन बाथरूम में उसे सीरम की बोतल मिलती ही नहीं है और तभी वहाँ पे उसका छोटा बेटा आता है एंड रिवील करता है कि उसने ये बोतल्स ऑलरेडी कहीं और छुपा दी थी। उसे काफी पहले से पता था कि उसके पिता सीरम नहीं ले रहे हैं, तो वो कन्फेस करता है हाँ माँ के गुजर जाने के बाद उसने और उसकी छोटी बहन ने सीरम लेना बंद कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे प्रिस्टिन के घर पे कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए उसे रिलीज किया जाता है। अब अगले ही दिन प्रिस्टिन और जार्गन के प्लान के अनुसार वे लोग अंडरग्राउंड की सारी टीम को पकड़वाते हैं। दोस्तों ये सब कुछ प्रिस्टिन एंड जार्गन का ही नाटक था। पुलिस आके पूरे अंडरवर्ल्ड को तबाह कर देती है। इसी के कारण ड्यूपॉन प्रिस्टिन के ऊपर खुश हो जाता है और अगले ही दिन उसे रिवॉर्ड के तौर पे फादर से मिलने के लिए अलाउ करता है। फादर से मिलने वाला इसलिए पूरा व्हाइट कपड़े में आता है और उसे एक रूम में लाया जाता है जहाँ पे उसके सेंसेस टेस्ट किए जाते हैं और वहीं पे फादर का वीडियो प्ले होने लगता है। ये देख के प्रिस्टिन कंफ्यूज हो जाता है कि उसे रियल फादर से मिलना था और दोस्तों यही पे मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। फादर वीडियो के थ्रू कहता है कि उसे काफी वक्त से पता था कि प्रिस्टिन इमोशंस फील कर सकता है, इनफैक्ट उसने सीरम लेना बंद किया है ये भी उन्हें पता था और तभी वहाँ पे ब्रांड भी आ जाता है। ये सारा प्लान दोस्तों इस पूरे काउंसिल का था। इनफैक्ट मूवी
की स्टार्टिंग से ही यहाँ पे प्रिस्टिन को फंसाया जा रहा था। जो इनकी काउंसिल थी उन्होंने कई बार अंडरग्राउंड की दुनिया को खत्म करना चाहा था, लेकिन वे लोग हमेशा बच जाते थे। कोई भी उनकी टीम में शामिल नहीं हो पाता था क्योंकि वे लोग हमेशा सेंस टेस्ट लेते थे, जिससे उन्हें पता लग जाता था कि कोई भी इंसान सीरम ले रहा है या नहीं। इसलिए फादर एक दिन प्लान बनाता है, अगर अंडरवर्ल्ड के लोगों को तबाह करना है तो ऐसा इंसान उन्हें ढूंढना पड़ेगा जो उनकी तरह ही सोच रहा है, उनकी तरह इमोशंस फील कर रहा है। इसीलिए वो अपनी टीम में से किसी एक इंसान को चुनता है और बगावत करने के लिए मजबूर करता है, और वो इंसान जाके अंडरग्राउंड के वर्ल्ड में शामिल होगा और उसके थ्रू ये लोग अंडरग्राउंड को खत्म करेंगे। प्रिस्टिन ये सब कुछ सुन के काफी चौंक जाता है, इसीलिए प्रिस्टिन को इन लोगों ने चुना था। पहले तो जानबूझ के उसकी पत्नी को मारते हैं, लेकिन फिर भी प्रिस्टिन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके पार्टनर एरोल को उसी के हाथों मरवाते हैं। उन्हें पता था कि कभी ना कभी प्रिस्टिन टूट जाएगा, और वैसे ही होता है। धीरे धीरे ये सीरम लेना बंद करता है। मैरी के घर पे भी जानबूझ के लोग रेड डालते हैं ताकि ये एक लड़की से अट्रैक्ट हो और उसके थ्रू अंडरग्राउंड वर्ल्ड में चला जाए। सिंस इसने सीरम लेना बंद कर दिया था तो प्रिस्टिन का शरीर सेंस टेस्ट को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और वे लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। यहाँ पे प्रिस्टिन और अंडरग्राउंड को यही लग रहा था कि ये लोग अपने प्लान के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काउंसिल अपना खेल खेल रही थी। और प्लान के अनुसार दोस्तों अंडरग्राउंड के लोग भी पकड़े गए थे, प्रिस्टिन की सच्चाई भी सामने आई थी। प्रिस्टिन को फ्रेम किया गया था। काउंसिल को ऐसा एक आदमी चाहिए था जो उसे बिना पता चली चीजें फील करने लगे। ये सब कुछ सुनने के बाद प्रिस्टिन काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो फादर से कहता है कि हम तो कभी मिले भी नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पे फादर कहता है कि हम काफी बार मिले हैं, और उसका चेहरा जाके हम ड्यूपॉन्ट का फेस देखते हैं और वहाँ पे वो रिवील करता है कि फादर बहुत साल पहले ही गुजर गए थे। टेट्राग्रामेटन काउंसिल जो था उसने ड्यूपॉन्ट को फादर की जगह पे चुना था और वो फादर का ही चेहरा लगा कि सबको मैनिपुलेट कर रहा था। ये सब कुछ सुनने के बाद प्रिस्टिन को काफी गुस्सा आने लगता है और एक मोमेंट पे उसके सारे सेंसेस बंद हो जाते हैं और वो मॉनिटर में ड्यूपॉन्ट को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, और अपने हाथों में छुपाए हुए हथियार को निकालता है और गुस्से से मॉनिटर तोड़ देता है और पूरा अनकंट्रोल हो जाता है। और एक जस्ट महज बंदूक से कुछ ही सेकंड में वो रूम के कई सारे आर्मी ऑफिसर को मार डालता है। बाहर भी दोनों साइड आर्मी के कई सारे लोग थे, लेकिन उनको भी पूरे गन से मार देता है। दोस्तों ये मूवी इस फाइट सीन के लिए तो देखनी बनती है। आखिरी में वो ड्यूपॉन्ट के रूम में जाता है जहाँ पे ब्रांड भी था। ब्रांड वहाँ पे रखी हुई तलवार उठाता है और उसे धमकी देता है कि तुम मेरे सामने 2 मिनट भी टिकोगी नहीं। लेकिन जब तक उसकी ये लाइन कंप्लीट होती है प्रिस्टिन उसका चेहरा उसके सर से अलग कर देता है और आखिरी में वो ड्यूपॉन्ट को पकड़ता है। लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंग बात यह है ड्यूपॉन्ट प्रिस्टिन के ऊपर भारी पड़ने लगता है क्योंकि वो भी उसी की तरह काफी शार्प इंसान था। लेकिन आखिरी में प्रिस्टिन उसे मार डालता है। उसके बाद जितने भी सेटअप थे इस काउंसिल के वो सारे वो तोड़ देता है, जिसके कारण बाहर जो फादर की वीडियो प्ले हो रही थी वो भी बंद हो जाती है। यहाँ पे अंडरग्राउंड की बाकी की जो भी टीम रहती है वो उभर के आती है और इक्विलिब्रियम जो सीरम का प्रोडक्शन कंपनी थी उसे भी तबाह कर देती है और सब लोग आजाद हो जाते हैं और प्रिस्टिन एक नई सोसाइटी को उभरता हुआ देखता है। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफी अलग और कंसेप्ट फ्रेश था। इसके अलावा ऐसी एक सोसाइटी जहाँ पे ह्यूमंस के कोई भी इमोशंस नहीं है, ये दिखाने के लिए मूवी में सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ग्रे में ही दिखाई गई है। इतना ही नहीं, मूवी में जो भी बिल्डिंग्स या आर्किटेक्चर दिखाया गया है वो पूरा यूरोपियन स्टाइल है, जहाँ इंसानों के सपनों से भी लंबी इनकी बिल्डिंग्स हैं। ये सारी चीजें ऐसे सोसाइटी को दर्शाती हैं जहाँ सच में आपको अपना ओपिनियन रखने के लिए कोई जगह नहीं है। मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है क्रिस्टियन बेल। उनकी एक्टिंग के बारे में अगर मैं कुछ कहूंगी तो दोस्तों छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, लेकिन क्रिस्टियन बेल और इस मूवी के डायरेक्टर कर्ट विमर इन्होंने जॉन प्रिस्टिन के रोल में एक गजब की जान डाल दी थी। जो भी कन्फू फाइटिंग सीन मार्शल आर्ट हमने इस मूवी में देखे हैं उन सब की कोरियोग्राफी खुद डायरेक्टर विमर और मार्शल आर्ट फाइट कोरियोग्राफर जिम विकर्स इन दोनों ने मिलकर की थी और इसे काफी बेहतरीन तरीके से पर्दे में उतारने का काम हमारे फेवरेट एक्टर क्रिस्टियन बेल इन्होंने किया है। काफी अमेजिंग मूवी है अपने फाइट सीन के लिए। इस मूवी को IMDb में 7.4 की रेटिंग है। आपको ये वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।